तो इंड एएस 105 का भी हम प्रॉपर चार्ट बनाए हैं, चार्ट समझ लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये वाला जो एएस है ये है नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसके अंदर बेसिकली हम लोग दो बात करेंगे, एक नॉन करेंट एसेट जो बेचना है हम लोगों को, और दूसरा अगर हम लोग वो काम ही बंद कर दिए हैं तो क्या, उस सामान का क्या करेंगे। सोचो पहले हम चॉकलेट्स बनाते थे, उसका पूरा एक फैक्ट्री था मेरे पास, बहुत सारा मशीन्स था मेरे पास, पर अब हम लोग वो चॉकलेट नहीं बना रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो पूरा सामान बेचेंगे उसके ऊपर बात हो रहा है। तो ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्या है? नॉन करंट एसेट हम लोग किसको कहते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब को हम लोग नॉन करंट एसेट बोलते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट। तो अगर फिक्स्ड एसेट को सेल करने के बारे में हम लोग सोच लिए हैं, तो हम अभी इंड एएस 113 में बोले कि बेचने में वक्त लगता है, अभी बेचने का सोचे और वो तुरंत सेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। नॉन करंट एसेट बेचने में हम लोगों को कभी कभी एक एक साल लग जाता है। तो क्या, तो उस सिचुएशन में क्या, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग को उसको क्लासिफाई करना होगा कि वो, मतलब व्हेन टू क्लासिफाई एन एसेट एज हेल्ड फॉर सेल। कब हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको सेल कर देना है, कब हम लोग ये सोचते हैं? अचानक से ऐसे वन फाइन मॉर्निंग तो उठ के नहीं बोलते होंगे कि इस मशीन को हम लोग बेच देंगे या इस बिल्डिंग को हम लोग बेच देंगे, कुछ तो सोचते होंगे। तो कब सोचते हैं? When carrying amount is expected to recover through sale rather than through continuous use। जब हम लोग को फील होने लगता है कि इसको यूज करने से ज्यादा फायदा है इसको बेच देने में। जैसे बहुत बार हम लोग कोई ऐसा सामान है, जैसे सोचो किसी ने कोई मोबाइल फोन खरीदा है, अब मोबाइल फोन उसने खरीद लिया है, वो उसको यूज कर सकता है, पर उसको फील हो रहा है कि इसको हम जितना यूज कर रहे हैं इसको बेचकर उससे ज्यादा रुपया आ जाएगा, उससे फिर हम न्यू मोबाइल खरीद लेंगे। तो उस केस में व्हेन कैरिंग अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर, हम लोग को लग रहा है हम लोग उसका पूरा वैल्यू रिकवर कर चुके हैं, और अगर अभी कंटिन्यूअस यूज करने से ज्यादा अच्छा है उसको बेच देना, ये जब हम लोग सोचते हैं तब हम लोग नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल मानते हैं। जब हम लोग को लगता है कि उसको यूज करने से अच्छा उसको बेच देना है। तो अब अगर अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो दो बात है, वो एकदम रेडी होना चाहिए सेल करने के हाल में, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर रिपेयर करना पड़े या हम लोग को उसको कुछ जरूरत है उसका पार्ट्स चेंज करने का, ये सब नहीं होना चाहिए, वो पूरा रेडी टू सेल होना चाहिए। मतलब खराब कंडीशन में है इसलिए बेच रहे हैं ये रीजन नहीं होना चाहिए कि खराब हो गया है अटक अटक के चल रहा है हम लोग सोच रहे हैं बेच दें, वो रीजन नहीं होना चाहिए। उसका कंडीशन पूरा सेलिएबल होना चाहिए, वो अभी के अभी हम लोग बेच सकते हैं। तो asset must be available for immediate sale in its present condition, उसको किसी रिपेयर ये सब का जरूरत ना पड़े। और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, या तो उसको बेचने का ही चांसेस ज्यादा बन चुका है, प्रोबेबल मतलब चांस। तो अब इसका क्या मतलब है कि वो बेचने के एकदम हाई चांस में पहुंच गया है, बेचना ही होगा। जब मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है, प्लान कर लेता है कि उसको बेच देंगे, तब तो बेचना ही होगा। एक्टिव प्रोग्राम टू फाइंड अ बायर हैव बीन इनिशिएटेड, बायर को ढूंढने का प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, जैसे हम ओएलएक्स में ऐड ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो अब सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, बेचना है ही, चांस मतलब हाईली प्रोबेबल है कि वो सेल हो जाएगा। हम जब ओएलएक्स में डाल ही दिए हैं, बायर को ढूंढने के लिए इनिशिएट कर ही दिए हैं, तो तब तो बिकना ही है। ये हम नहीं बोल रहे कि बिक ही जाएगा, जरूरी नहीं है ओएलएक्स पे जो सामान डालेंगे वो बिक ही जाएगा, तो इट इज नॉट 100%, पर हाईली प्रोबेबल हो जाता है, बिकने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। There is active market for asset when it is reasonably sold at its current value, fair value। जब उसके लिए एक एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, एक्टिव मार्केट मतलब प्रिंसिपल मार्केट, जब उसके लिए पूरा मार्केट है जहां पे वो सेल हो जाएगा, और सेल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट विद इन 1 ईयर,
और सेल हम लोग 1 साल से अंदर करने का सोच रहे हैं, मतलब विदिन 1 ईयर सेल कर देंगे। तब ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल होता है, मतलब वो हाईली प्रोबेबल है सेल के लिए, हाईली प्रोबेबल हो और उसका कंडीशन भी बहुत सही हो, अभी बिकने के लिए पूरा रेडी हो, तो हम लोग सोचते हैं कि उसको बेच ही दें। तो हम लोग उसको हेल्ड फॉर सेल मान लेते हैं, उस करंट एसेट, उस नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल बना देते हैं, अलग से एक जगह लिख के रख देते हैं कि वो हेल्ड फॉर सेल है। अलग से एक जगह लिख के रख देते हैं मतलब उसको सारे अपना टोटल नॉन करंट एसेट से निकाल कर अलग रख देते हैं। मतलब टोटल नॉन करंट एसेट हम लोग के पास 10 लाख का है, वो मशीन सिर्फ 1 लाख का है, तो उस 1 लाख को निकाल के अलग जगह लिख देंगे और इस 2 लाख, बाकी 9 लाख को एक तरफ लिख देंगे। तो उसको अलग ही कर देंगे, क्लासिफाई कर देना मतलब उस झुंड से निकाल के, उस ग्रुप से निकाल के उसको अलग रख देंगे। हाउ टू अकाउंट फॉर सच एसेट, अब अलग से निकाल के तो रख दी, पर उसका दाम क्या रखे, मतलब एंटिटी का प्राइस तो लेना नहीं है। देखो, नॉन करंट एसेट का प्राइस कैसे हम लोग का रिकॉर्ड रहता है बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन दे देकर, बट जो डेप्रिसिएशन दे देकर प्राइस लिखा हुआ है दैट इज आवर एंटिटी बेस्ड कॉस्ट, एंटिटी बेस्ड वैल्यू। पर एंटिटी बेस्ड वैल्यू तो फेयर वैल्यू नहीं कहते हैं। तो बाकी नॉन करंट एसेट जो भी हमारे बिजनेस में है वो ठीक है, जिस दाम में अपना रखना है रखे रहो बुक्स में, वो तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा बुक्स है। पर जिस एसेट को बेचने का सोच रहे हैं उसके लिए तो फेयर वैल्यू जानना होगा। फेयर वैल्यू एंटिटी बेस्ड तो नहीं होता है, तो उसको अलग, मशीन को अलग तो कर दिए, पर अभी उसका प्राइस क्या रखे, 1 लाख तो अपना एंटिटी बेस्ड प्राइस था, उसका अभी प्राइस कितना रखे, तो लोअर ऑफ ये दो, या तो उसका कैरिंग अमाउंट या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। फेयर वैल्यू में कॉस्ट लेस करके हम लोग को जितना कॉस्ट पड़ा था उस मशीन का, फेयर वैल्यू से उसको माइनस करके एक प्राइस आएगा, कैरिंग अमाउंट एक आएगा, दोनों में जो लोअर होगा वो उसका प्राइस हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आएगा। अब उसका जो ये डिफरेंस आया, मतलब हम लोग का एंटिटी बेस्ड प्राइस क्या था, 1 लाख, यहाँ पे जो लोअर लिए, लोअर लेने के बाद आया 80,000, तो हम लोग का प्राइस था 1 लाख, अभी कैलकुलेट करके आ रहा है 80,000, तो दोनों का जो डिफरेंस है 20,000 वो पीएल में चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। हम लोगों का, हम लोग जैसे ही डिसाइड करते हैं कि ये एसेट को हम लोग सेल कर देंगे, फाइनली सारा कंडीशन फुलफिल करने के बाद जब हम लोग फाइनली डिसाइड करते हैं हाँ इसको सेल कर देंगे, तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद उसका प्राइस क्या रखेंगे वो इस तरह से निकालते हैं, दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको पीएल में डाल देते हैं और इमीडिएटली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब उसको हम लोग सेल के लिए अलग से रख दिए हैं तो इट इज नो मोर अ नॉन करंट एसेट, वो नॉन करंट एसेट नहीं, वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बन चुका है। तो जब वो नॉन करंट एसेट है ही नहीं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन हम लोग देंगे ही नहीं, इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे और डेप्रिशिएट करना। यहाँ पे बोल रहा है और भी पार्ट है इसके ऊपर, डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप होता है अपना स्लम्प सेल, जो एक साथ हम लोग बहुत सारा सामान सेल कर देते थे। जब एक बिजनेस, सोचो हम जो बोले, सोचो रिलायंस का पेट्रोलियम भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, और उसका अपना पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम है मतलब पेट्रोल पंप है और टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। अब और उसका अपना रिटेल रिटेल सेक्टर भी है जिसमें वो कपड़ा और मोबाइल ये सब सेल करता है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा अपना सेक्टर है, ग्रुप है, रिलायंस का बहुत सारा ग्रुप है। वो अपना अगर एक पार्ट निकाल कर सेल करना चाहे, मतलब अगर वो अपना रिटेल सेक्टर सेल करना चाहे, तो वो बोलेंगे अपना डिस्पोजल ग्रुप कर रहा है, मतलब पूरा ग्रुप को डिस्पोज कर रहा है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ टुगेदर एज अ ग्रुप इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एक साथ दिखाएगा बिजनेस बेच दी, ये अकाउंट्स में लोग पढ़ते ही आए हैं। बिजनेस सेल करने का भी जर्नल एंट्री होता है कि पूरा बिजनेस ही सेल कर दी, उसमें एक ही जर्नल एंट्री में वो सारा एसेट निकाल देता है, सारा लाइबिलिटी भी निकाल देता है।
तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्पोजल ग्रुप करते हैं, जब पूरा अपना एक बिजनेस का सेक्टर उठाकर सेल कर देते हैं, तो मेजर एट वही सेम रूल सेम रहेगा, जो एसेट के ऊपर पढ़े सेम रूल। मेजर कैसे करेंगे? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो इसका कोई अलग रूल नहीं है, सेम रूल है। जैसे एक एसेट को सेल करते हैं वैसे ही डिस्पोजल ग्रुप भी सेल होगा, कोई डिफरेंट रूल नहीं है इसके भी वैल्यूएशन का। इसमें जो डिफरेंस आएगा, देखो उसमें जो डिफरेंस आया था इसको हम लोग डाले थे पीएल में, इसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, ये सबका अलग अलग एएस है, उस एएस में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद रख लो, अगर कोई एसेट सेल होता है तो उसके डिफरेंस को हम लोग पीएल में डालते हैं, कोई डिस्पोजल ग्रुप का डिफरेंस आता है तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोल देते हैं। इस इम्पेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये हम लोग को पता है, सारा लॉस राइट ऑफ होता है। तो सबसे पहली बार इस लॉस को किससे राइट ऑफ करेंगे? गुडविल से। अगर उतना इनफ गुडविल नहीं है तो कोई और एसेट को ले लेंगे हम लोग। अब सोचो ऐसा हुआ कि हम लोग उसको नॉन करेंट एसेट बोलकर अलग तो रख दिए थे, क्लासीफाई तो कर दिए थे, एकदम अलग निकाल के रख दिए थे, और सोचे थे एक साल के अंदर मतलब 9-10 महीना में सेल कर लेंगे। बट 3 महीने के बाद मेरे को फिर से चॉकलेट बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, तो हम वही मशीन सेल कर रहे थे क्योंकि इतना दिन से मेरे को कोई ऑर्डर आ नहीं रहा था। हम सोचे फालतू में ये मशीन हम रखे हुए हैं, जरूरत नहीं है, बेच देते हैं, इसलिए हम उसको अलग किए थे। बट 3 महीना ही बीता, आफ्टर 3 मंथ्स मेरे को एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाने का ऑर्डर आ गया। अब हम सोचे हमको इस मशीन को नहीं बेचना है, तो मे बी हम अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इन प्लान टू सेल, हम अपना सेल करने का प्लान चेंज कर दिए, तो अब हमको उसको फिर से बुक्स में लाना होगा, फिर से नॉन करेंट एसेट के ग्रुप में घुसाना होगा। इस बार किस रेट में घुसाएंगे? उसको रीमेजर करेंगे, दोबारा मेजर करना होगा। क्यों? इतने दिन से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा था, वो यूज नहीं हो रहा था, उसको अलग निकाल के रख दिए थे। जब दोबारा वो ग्रुप में घुसेगा, नॉन करेंट एसेट के ग्रुप में घुसेगा, तो वो रीमेजर होगा। अब फिर से रीमेजर होगा तो लोअर ऑफ द टू देखेंगे, ओरिजिनल कैरिंग कॉस्ट, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, जो उसका कैरिंग अमाउंट शुरू में था वही, पर इस बार फेयर वैल्यू नहीं, रिकवरेबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज। उसका रिकवरेबल अब का उसका वैल्यू देखेंगे। फेयर वैल्यू में हमेशा बेचते हैं, सेल करते हैं, बैक नहीं लाते हैं। अगर बैक ला रहे मतलब एंट्री कर रहे, घुसा रहे उसको अपने अंदर, घुसाते वक्त रिकवरेबल अमाउंट को देखेंगे। इस बार फिर से जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि अभी उसका बाहर कुछ और अमाउंट था, अंदर डाल रहे तो कुछ और अमाउंट आया, अब दोनों का जो फिर से डिफरेंस है वो पीएल में चला जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल केस भी ऐसा ही है, ये पोर्शन अभी समझ में नहीं आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस का एएस पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा, तो इसको अभी इग्नोर करो। सिर्फ ये याद रखो, फिर से जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में ही जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्या। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में प्रेजेंट सेपरेटली फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी एकदम सेपरेटली अलग से दिखा दो। इसका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और ईपीएस खास करके अलग से दिखाना पड़ेगा। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट मतलब टैक्स देने के बाद जो अल्टीमेटली प्रॉफिट बचा वो, और ईपीएस, ये दोनों अलग से इसका दिखाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कितना है, ईपीएस कितना है, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ बात आता है डिफरेंस इन इम्पेयरमेंट लॉस, जो यहाँ पर हम बोले थे कि इस चीज को हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस में डिफरेंस में डाल देंगे, तो उसका करेंगे क्या? जब हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस कोई भी एसेट का होता है, कोई भी एसेट डिस्पोजल ग्रुप से जब हम लोग को लॉस होता है, तो हम लोग उस डिफरेंस को इम्पेयरमेंट लॉस बोल देते हैं। उस इम्पेयरमेंट लॉस को हम लोग राइट ऑफ करते हैं गुडविल से सबसे पहले, और फिर बाकी सारे एसेट्स। पर बाकी सारे एसेट से कर सकते हैं, इन्वेंट्री से और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, डेटर, कैश, स्टॉक, इन 5 चीज से उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। इम्पेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैन नॉट बी राइट ऑफ
बाय 5 एसेट, इन्वेंट्रीज, कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेटर्स, कैश, स्टॉक। इस 5 चीज से उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी जिस एसेट से करना है करो, क्योंकि इन 3 एसेट का और इन इन सब का खुद का अलग रूल है, तो इससे नहीं कर सकते। अब सब्सिक्वेंटली व्हेन फेयर वैल्यू इंक्रीजेस, अब सोचो यहाँ पे लॉस हो गया तब तो राइट ऑफ कर दिए, सोचो फायदा हो गया है, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस तो है कि कम प्राइस रिकॉर्ड हो गया, अगर गेन हो गया है तो, प्रॉफिट हो गया है तो इट इज गेन एंड रिकॉग्नाइज टू पीएल, तो उसको सीधे पीएल में डाल दो। गुडविल, ये नहीं कि लॉस हुआ है तो गुडविल को कम किए हैं तो प्रॉफिट होगा तो गुडविल को जाके बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है। लॉस हुआ तो गुडविल से राइट ऑफ करेंगे, पर प्रॉफिट हो गया है तो गुडविल को कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली पीएल में जाके प्रॉफिट लिख देंगे। इट इज सेम एज ये इम्पेयरमेंट लॉस भी जब हम लोग पढ़ते हैं वो वाला एएस, तो वहां पे भी यही करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम में आया है, एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आया है दिसंबर 2019 में, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पे शॉर्ट नोट लिखो, तो यहाँ पर ये पूरा बात हम लोग लिख लेंगे।